चलिए शाबाश। तो जिस तरह से हमने लास्ट डेज में डिस्कस किया आपका पूरा यहां पे कि किस तरह से इसका क्या नाम था इसका जी, नहीं मेडिवल नहीं, अपना एंशिएंट का डिक्लाइन किया। और उसके बाद आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है हमारा, जिसको हम कहते हैं कि किसका, शाबाश, क्या कहते हैं उसको हम, मेडिवल इंडिया। और मेडिवल इंडिया में हम देखेंगे आज कि किस तरह से बाहर के लोग, अरब कंकस्ट की अगर बात की जाए तो क्यों ये लोग यहां पे आए। उसके बाद दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है यहां पे तुर्किश इन्वेजन, उसकी बात होगी, शाबाश आजा बच्चे, तुर्किश इन्वेजन की बात होगी। और उसके बाद जो है इंडिया ऑन द ईव ऑफ तुर्किश इन्वेजन, जब तुर्किश लोग यहां पे आए, जब उन लोगों ने इंडिया पे अटैक किया तो उस टाइम पे इंडिया की किस तरह के हालात थे। ये सारी चीजें मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपके साथ डिस्कस की कि हमने कल बताया था कि जब यहां पे पोस्ट गुप्ता के बाद यहां के हालात किस तरह के हुए थे। यहां पे पूरा हमारा जो इंडिया का स्टेट है ये छोटी छोटी पेटी स्टेट्स में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, जिसके चलते यहां पे जो है बाहर से लोग आते हैं। और जब बाहर से लोग यहां पे आते हैं, एक नए फेज, एक नए दौर का आगाज हमारी हिस्ट्री के अंदर होता है, जिस फेज को हम कहते हैं मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया में आज देखेंगे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हमारी मेडिवल हिस्ट्री की, मैंने आपको कल भी क्लास में कहा था कि हम पूरे फेज को अगर बात करें तो पूरे मेडिवल फेज को हम तीन मेन इंपॉर्टेंट फेजेस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो है अर्ली मेडिवल एज या अर्ली मेडिवल पीरियड, उसके बाद आपका सल्तनत पीरियड, और उसके बाद आपका जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड, और उसके बाद जो है आपका मुगल एम्पायर। इन तीनों फेजेस को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें पहले मैंने कहा कि जो आपका अर्ली मेडिवल एज जो है, जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, इसका फेज जो है वो होता है आपका 700 से लेके 1200 तक जो है टाइम पीरियड उसका रहता है आपका। और 1200 ऑनवर्ड्स अगर बात की जाए, 1200 से लेके अप टू 1526 की अगर बात की जाए तो ये आपका दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहता है। वहीं पे अगर बात करूं मैं आपकी मुगल एम्पायर की, तो मुगल एम्पायर का पूरा जो है आपका 526 से लेके आपका 1707 तक एक फेज रहता है, जिसको मैंने आपको कल भी कहा था। इसमें आपके 6 मैन इंपॉर्टेंट मुगल एम्पायर्स आते हैं, जिसमें आपके बाबर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके अकबर, हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद अकबर आते हैं, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और आपके औरंगजेब। और बाद में एक और फेज मुगल एम्पायर के ही अंडर, जिसको हम 1707 से लेके आपका 1857 का फेज कहते हैं, ये आपका सेकंड फेज है। तो इन हेडिंग्स के नीचे जो है हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। आपको यहां पे पूरा एक सिस्टमैटिक वे तरीके से जो है मैं आपको मेडिवल एज में लेके जाऊंगा और आपको समझाऊंगा सारी चीजें कि किस तरह से यहां पे चीजें हुई थी आपकी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है अभी तक आपको क्लियर होगी, शाबाश। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो मेडिवल को लेके कि मेडिवल की शुरुआत कैसे होती है, आपने सिंपल तरीके से ये चीज याद रखनी है कि जो हमारा मेडिवल फेज है, मेडिवल जो हमारा एरा है, इसकी शुरुआत होती है जो ही हमारा गुप्ता अंपायर का डिक्लाइन होता है। और गुप्ता अंपायर के अंडर मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब समुद्र गुप्ता की क्या होती है, डेथ होती है, उसके बाद जो उसके आने वाले बाकी लोग होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिसके चलते आस्ता आस्ता एक वक्त ऐसा आ गया कि हमारा गुप्ता अंपायर का जब डिक्लाइन हुआ तो जो एक माइटी अंपायर जो खड़ा हुआ था उस टाइम पे वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे रूलर्स आते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था उसमें तीन मेन आपकी इंपॉर्टेंट डायनास्टी हैं, जिसमें आपके चोलास साउथ में रूल करते हैं, राष्ट्रकूटास जो हैं आपके वेस्टर्न वाले एरिया में रूल करते हैं, पालास आपके कहां पे रूल करते हैं, ईस्टर्न वाले साइड में, और नॉर्थ में करते हैं आपके गुजर प्रतिहारास। ये 4-5 इंपॉर्टेंट डायनास्टीज हैं। अगर बाद में बात की जाए तो चोलास जो हैं वो नीचे ही रहे, वो ऊपर की तरफ आए नहीं, क्योंकि मैंने कल भी एक चीज आपको क्लास में की थी कि उस टाइम पे नेशनलिज्म का कंसेप्ट नहीं था। नेशनलिज्म का कंसेप्ट नहीं था। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर चोलास पे कोई बंदा अटैक कर रहा है तो राष्ट्रकूटास जो थे वो कहने करने दो, हमें कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई इन पे मतलब पालास पे कोई बंदा अटैक कर रहा है तो राष्ट्रकूटास वहां पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर में नॉर्थ में कोई बंदा अटैक कर रहा है तो ये लोग वहां पे नहीं जा रहे हैं। और उस टाइम पे एक और चीज मैंने आपको साथ में कल कही थी कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया को अगर आप देखोगे तो तीनों साइड से इसको पानी है। सिर्फ फॉर एग्जांपल यहां से अरबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे भी जो है इसको पानी है सिर्फ। और अगर हम यहां ईस्टर्न वाले साइड की तरफ जाएंगे तो यहां पे क्या है, हिमालयाज है। सिर्फ हमारा एक ही चीज बचती है, जो बचता है हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एरिया जो है
वो बजता है जहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे लोग जो है सेंट्रल एशिया से आके हमला बोलते हैं। जो मैंने आपको एंशिएंट में भी कहा था कि पोस्ट मौर्य के बाद बाहर से लोग आए, इंडो ग्रीक्स आए, शाकाज आए, कुषाण आए, इस तरह के लोग बाहर से आके उन लोगों ने यहां पे अटैक किया। और वहां किस रास्ते से आए, वो सारे के सारे सेंट्रल एशिया से ही आए। तो ये सब चीजें यहां तक होती हैं। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले अब यहां पे ये चीज देखिएगा कि अब गुप्ता अंपायर का डिक्लाइन हो गया, गुप्ता अंपायर का डिसइंटीग्रेट हो गया। अब छोटे छोटे स्टेट्स में फिर से इंडिया बढ़ चुका था। मैंने अभी आपको कहा जैसे चोलास, राष्ट्रकूटास, पालास, सेनास की अगर बात करें तो गुजर प्रतिहारास की बात करें तो अब जो हमारा नॉर्थ वाला पोर्शन था, यहां पे कौन लोग रूल कर रहे थे, अलग अलग डायनास्टीज। गुजर प्रतिहारास की अंडर छोटी छोटी अलग अलग डायनास्टीज थी। तो इसमें एक डायनास्टी, जिस डायनास्टी का नाम था हिंदू शाही डायनास्टी। क्या नाम था, हिंदू शाही डायनास्टी। शाबाश, हिंदू शाही, SHAS, शाही डायनास्टी जो रूल कर रही थी आपकी कहां पे, शाबाश, कोई बंदा बता सकता है मुझे आप में से, ये हिंदू शाही डायनास्टी जो है ये रूल कर रही थी सिंध वाले एरिया में। पाकिस्तान का जो आज की डेट में सिंध वाला एरिया जो है, हालांकि जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में आप लोगों ने याद रखना है कि उस टाइम पीरियड में कोई डिवीजन नहीं था। ठीक है, हमारा इंडिया जो है वो डिवाइड नहीं था। वो पूरा आज का जो हमारे पास सब कॉन्टिनेंट वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है इसको हम क्या मानते हैं, मतलब तब आज का जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, और अब जो है अब आज का सब कॉन्टिनेंट, सॉरी, आज का ये सब कॉन्टिनेंट है, और तब जो था वो पूरा एक इंडिया था। अब यहां पे हिंदू शाही डायनास्टी थी, और इस डायनास्टी के एक रूलर थे जिसका नाम था राजा दाहिर। क्या नाम था, राजा दाहिर। शाबाश, DAHIR, जिसको दिखाई नहीं देगा शाबाश, थोड़ा सा ये बोर्ड नीचे चला जाएगा। राजा दाहिर की बात मैं कर रहा हूं कि राजा दाहिर उस टाइम पे क्या था, वहां पे रूलर था। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हुई। राजा दाहिर ने क्या काम किया, शाबाश, हाँ, राजा दाहिर ने क्या काम किया, राजा दाहिर जो था उस टाइम पे रूलर था कहां का, हिंदू शाही डायनास्टी का। और ये लोग कहां पे रूल कर रहे थे, आपके सिंध वाले एरिया में। अब क्या हुआ कि आप सभी लोग जानते हैं कि अरब लोग जो थे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंशिएंट फेज से अगर हम बात करें कि अरब लोगों के साथ हमारी ट्रेड थी, हम लोग उनके साथ ट्रेड करते थे। जब हम इंडस वैली पर रहे थे तो इंडस वैली में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इंडिया जो था उस टाइम पे भी सबसे रिचेस्ट सिविलाइजेशन जो थी वो इंडिया के ही अंदर थी। और हमारे यहां क्या था, बहुत सारी चीजें जो है हो रही थी उस टाइम पीरियड में। तो उसके चलते राइट फ्रॉम द एंशिएंट फेज से हम लोग जो थे ट्रेड के पर्पज से, मिनरल के पर्पज से, बाकी सब चीजों से जो हमारा इंडिया था वो रिच था। तो ये अरब लोग जो थे यहां पे ट्रेड करने आते थे इंडिया के साथ। हुआ क्या कि अरब के कुछ मर्चेंट्स थे, इनके यूपर राजा दाहिर ने जो है, मतलब कुछ सख्तियां, कहने का मतलब यह है कि कुछ सख्तियां इसने इनके ऊपर जो है लगाई, मतलब रिस्ट्रिक्ट, कुछ अब यूं कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें लगाई जिसके चलते इनको दिक्कतें हुई, किनकी, अरब लोगों को। तो ये चीज जब अरब के अंदर पूछी, अरब मीन्स की मैंने आपको कल भी कहा था कि यहां पे खलीफात अंपायर हुआ करते थे, मीन्स कि जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को जहां से रूल किया जाता था वो बगदाद इसका हेड क्वार्टर था। इराक जो आज की डेट में है, और इसका जो हेड क्वार्टर है इराक का, वो क्या है, बगदाद। तो वहां से ये लोग जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड मुस्लिम वर्ल्ड पे ये लोग रूल कर रहे थे। तो वहां पे एक बंदा था जिसका नाम था अल हजाज। ठीक है, इराक का गवर्नर था, उसका नाम था अल हजाज। उस बंदे ने, उसका गवर्नर था आगे कौन, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो किसका गवर्नर था, बोलो शाबाश, किसका गवर्नर था, अल हजाज का। वो अल हजाज का गवर्नर था। तो जब इन लोगों को, अल हजाज को पता लगा, थोड़ा सा साइड, सॉरी, बात सबको समझ में आ रही है, शाबाश, चीजें सबको क्लियर हो रही है। हुआ क्या कि जब इनको लगा, किसको, हजाज को, जब हजाज तक ये मैसेज पहुंचे कि भाई राजा दाहिर जो हैं, जो सिंध के रूलर हैं, ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, इन लोगों ने हमारे ऊपर क्या लगा के रखी हुई, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई है, ये लोग हमें ट्रेड के एतबार से, ट्रेड के सिस्टम की वजह से ये लोग हम पे थोड़ी तरह मतलब तंगियां कर रहे हैं। तो इसके चलते ये जब मैसेज पहुंचती है किसके पास, अल हजाज के पास, तो अल हजाज क्या करता है, अपना सन इन लॉ, ये इसका सन इन लॉ भी होता है, मोहम्मद बिन कासिम जो है ये अल हजाज का सन इन लॉ भी होता है। ये बंदा इसको हुक्म देता है कि आप वहां की तरफ जाएं, दैट मीन्स कि सिंध जाएं, और वहां पे राजा दाहिर को सबक सिखा के आए। और ये बंदा जब वहां से निकलता है, सिंध पहुंचता है, और ये पहला, याद रखिएगा, कौन, मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। कभी आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, कौन मुस्लिम इन्वेडर था, वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड पता चल गया कि ये बंदा कहां से आया था, ये बंदा आपका इराक से आया था,
और इराक के अंदर अल हिजाज जो थे, इराक के गवर्नर थे, उसका ये सन इन लॉ था। आगे से ये बंदा उसका क्या था, गवर्नर था। जब इनको लगा कि सिंध के अंदर जो है हालात अरब मर्चेंट्स के साथ ठीक नहीं है, अब अरब मर्चेंट्स के साथ जो है सख्तियां बरती जाती हैं, अरब मर्चेंट्स को जो है तंग किया जाता है, ये सारी चीजें जब वहां पे सुनाई जाती हैं, तो फिर वहां से अल हज्जाज जो है किसको, मोहम्मद बिन कासिम जो अपना ही उसका सन इन लॉ होता है, उसको भेजता है कहां की तरफ, सिंध की तरफ। क्लास में हो ना सारे लोग? हाँ, सिंध की तरफ। समझ आ रही है चीजें? हाँ, सिंध की तरफ जब बंदा आता है तो यहां पे राजा दायर के साथ इसकी फाइट होती है, जिसके चलते इसने राजा दायर को डिफीट कर लिया, हरा दिया, और सिंध को इसने कैप्चर कर लिया। जब सिंध को इसने कैप्चर कर लिया तो दैट मीन्स कि हालांकि मोहम्मद बिन कासिम की बात की जाए तो यह अटैक कब होता है, याद रखिएगा, यह अटैक होता है 712 एडी के अंदर। याद रखिए, कभी आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। 712 एडी में आपके मोहम्मद बिन कासिम साहब जो हैं यहां पे आते हैं और ये आके क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो अटैक करने के बाद क्या हुआ कि इसने इस वाले एरिया को जो है क्या कर लिया, शाबाश, कैप्चर कर लिया। तो कैप्चर करने के बाद क्या हुआ जो, शाबाश। तो इसके बाद हालांकि याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम या जो अरब के लोग थे, ये इंडिया पे रूल करने के लिए उस गर्ज से नहीं आए थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू रूल ऑन इंडिया। ये पॉइंट याद रखिए, कभी आपसे पूछा भी जा सकता है, क्या ये लोग इंटरेस्टेड थे कि हम लोग क्या करें, रूल करें इंडिया पे? ये रूल करने के घर से नहीं आए थे। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम की ये पूरी चीजें होती हैं। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या काम किया बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम ने एक इंपॉर्टेंट यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस लाई, जब उसने सिंध को मतलब अपने कैप्चर में, अपने उसमें कब्जे में लिया, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, जिस पॉइंट को हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं कि जजिया टैक्स। शाबाश, पहले नाम सुना है? कोई बंदा मुझे बता सकता है जजिया टैक्स क्या होता है? शाबाश, इससे पहले कोई आपने नाम सुना है इसके बारे में, जजिया टैक्स? व्हाट डू यू मीन बाय जजिया टैक्स? क्या होता है जजिया टैक्स? शाबाश, कोई बंदा मुझे बता सकता है? शाबाश बोलो, वेरी गुड, बोलते जाओ, शाबाश बोलो ना। देखिए, जजिया टैक्स होता है कि अब इससे पहले यहां पे कौन रूल कर रहा था, सिंध वाले एरिया में या मुल्तान वाले एरिया में? सिंध और मुल्तान जो आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर हैं, यहां पे पहले कौन रूल कर रहा था? राजा दायर। राजा दायर जो था वो हिंदू शाही डायनास्टी का एक हेड था, या यूं कह सकते हैं कि उसकी जो डायनास्टी वहां पे रूल कर रही थी वो थी आपकी हिंदू शाही डायनास्टी। लेकिन क्या हुआ, जब अरब मर्चेंट्स के साथ इन लोगों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, और ये मैसेज जब अरब के अंदर, इराक के अंदर पहुंचती है, और वहां से मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, वो आके उनका और राजा दायर का आपस में टकराव होता है, और राजा दायर जो है उसे डिफीट मिलती है। और डिफीट मिलने के बाद एक किस्म का हम यूं कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है यहां का रूलर बन जाता है। कहां का? मुल्तान एंड सिंध का। जब ये यहां का हेड बना, रूलर बना, तो इस बंदे ने क्या किया कि चेंज लाई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। क्या होता है, जब भी कोई नया बंदा आता है, से फॉर एग्जांपल मैं आज जहां इस क्लास में हूं, मेरे बाद कल कोई टीचर आएगा तो उसका पढ़ाने का तरीका अलग से होगा, और वो हो सकता है कि वो आपको कहे कि नहीं जी ये बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड, ये बैक उस साइड में लगा लो, मुझे यहां पे अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब होता है यहां पे ये है कि सिंपल में याद रखिएगा कि हर एक रूलर की अगर बात की जाए, हर एक बंदे की बात की जाए, तो उसका अपना ही जहन होता है, और वो अपने जहन से जो है चीजें जो है चेंज करता है। ये सब चीजें कहां पे होती हैं आपकी? शाबाश, सिंध में होती हैं। और जब ये बंदा मोहम्मद बिन कासिम यहां पे आया, इसने चेंजेस लाई, और इसने सबसे एक इंपॉर्टेंट काम किया, इसने जजिया टैक्स इंपोज किया ऑन नॉन मुस्लिम्स। सीधी सी बात है, जजिया टैक्स के बारे में पूछा जाए, फर्स्ट टाइम कभी आपसे पूछा जाए हु इंपोज फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स इन इंडिया, तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद आगे मेडिवल में बहुत सारी चीजें जजिया टैक्स को लेके होती हैं। कोई बंदा आता है वो हटा देता है, कोई बंदा आता है वो फिर से लगा देता है। ये फिलहाल हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जितनी चीजें आपने पढ़नी है वो सिर्फ आप यही याद रखिएगा कि जजिया टैक्स को इंपोज किया गया पहली बार इंडिया के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के दौरान। शाबाश। अब जजिया टैक्स क्या होता है? शाबाश, ये तो मैंने कह दिया कि नॉन मुस्लिम पे इंपोज किया गया, लेकिन होता क्या है? ये कौन सी बला है? ये कौन सा टैक्स था? शाबाश, कोई बंदा बता सकते हैं आप में से? एनीवन अमंग यू प्लीज कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय जजिया टैक्स? यहां क्या होता है ये जजिया टैक्स? क्यों इंपोज किया गया? अब क्या हुआ? जजिया टैक्स को आप सिंपल में याद रखिएगा। आप तो बहुत सुबह आए थे, वहां से कहां थे अभी तक? हाँ, तो जजिया टैक्स को लेके क्या बात होती है? शाबाश।
जजिया टैक्स को लेके ये बात होती है कि जजिया टैक्स में आप एक ही चीज याद रखिएगा, सॉरी एक मिनट, जजिया टैक्स को लेके एक चीज याद रखिएगा कि नॉन मुस्लिम के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था। जब रूलर मुस्लिम होता है और जो प्रजा होती है वो हिंदू होती है, और उसमें क्या करता है कि मुस्लिम रूलर कहता है कि मैं आपकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं, आप मेरी टेरिटरी के अंदर रह रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप लोगों ने आज के बाद टैक्स देना होगा। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप अपना टेंपल यहां पे खड़ा कर रहे हो, आप अपने तरीके से अपनी इबादत कर रहे हो, जो भी वर्शिप आपकी है आप कर रहे हो, ठीक है, तो इसके बदले में आप लोगों ने हमें एक टैक्स देना होगा, और उस टैक्स का क्या नाम रखा? जजिया टैक्स। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हुई। ये बंदा सिर्फ जो आपका मोहम्मद बिन कासिम था, याद रखिएगा, ये सिर्फ आपके मुल्तान और सिंध तक आया था, वहां से ये आगे नहीं आया। और यहां पे अगर अभी हम बात करें तो अभी इंडिया में 3 मेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो हैं उनका रूल चल रहा है। कौन कौन सी? शाबाश, अभी मैंने बताया था, क्यों भूल जाते हो? ये चीजें होती हैं सिंध में, ये होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट में। ये फिल्म जो है कहां पे चल रही होती है? आपकी नॉर्थ वेस्ट में। अब मेन इंडिया की जो इनलैंड टेरिटरी है वहां पे क्या हो रहा है? बोलो शाबाश, वहां पे क्या हो रहा है? क्या हो गया यार? 3 मेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है उनका रूल चल रहा है, और वो 3 मेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है वो आपस में लड़ रही होती हैं। मैंने कल भी कहा था कि गुजर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और आपके पालाज, 3 मेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज करीबन 200 साल 250 साल तक उनकी आपस में क्या होती है? लड़ाई रहती है। कभी एक डायनेस्टी जो है वो सुप्रीम बन जाती है, कभी दूसरी, कभी तीसरी, तो इनका जो है ये आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो यही लड़ाई, यही मतलब हम कह सकते हैं कि उथल पुथल जो होता है, यही क्या काम करता है? ये मौका देता है किसको? इस बंदे को, जिस बंदे का नाम है महमूद ऑफ गजनी। कासिम तक की स्टोरी सबको समझ में आ गई। कासिम का ये याद रखिएगा कि कासिम साहब जो हैं ये आपके इराक से आए थे, ठीक है, अल हज्जाज के गवर्नर थे और उसके सन इन लॉ भी थे। ये सिर्फ इंडिया में आए, इसने सिर्फ और सिंध और मुल्तान को कैप्चर किया, और यहां का एक किस्म का हम यूं कह सकते हैं कि रूलर बना। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसने चीजें लाई। जजिया टैक्स फर्स्ट टाइम इंडिया में इसने इंट्रोड्यूस किया, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बंदे ने एक रास्ता, यूं नहीं कह सकते कि एक रास्ता खोला, इट पे द वे फॉर द इस्लाम के लिए, कि वहां से इस्लाम जो है इंडिया आता है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। शाबाश, किसके हिसाब से मैं बता रहा हूं? हिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि मोहम्मद बिन कासिम पे द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इससे क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो ये अपने साथ क्या लेके आया? इस्लाम लेके आया, ये अपने साथ इस्लामिक कल्चर लेके आया। तो इसके चलते कभी आपसे पूछा जाए कि इस्लाम इंडिया के अंदर कैसे आया, इस्लाम जो है इंडिया के अंदर किसके जरिए आया? मोहम्मद बिन कासिम के जरिए। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये मैं हिस्ट्री के पर्पज से बोल रहा हूं, ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। इस्लामिक हिस्ट्री की बात यहां पे मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं हिस्ट्री के पर्पज से कह रहा हूं। अब ये जब बंदा आया तो इसने सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन जो है इसको अपने अंडर लेके जजिया टैक्स को इंपोज कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज लाई, अपने यहां पे हेड बना के तो रूल किया। इतना ही इसकी स्टोरी है यहां पे, इसके अलावा नहीं है। ये बंदा आगे की तरफ नहीं आता है। तो क्या हुआ, जब यहां पे ये चीजें चल रही थी, जो आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जब यहां पे लड़ाई हो रही थी, तो ये क्या होता है बीच में, जब इंडिया के अंदर ये चीजें होती हैं, सेम इसी तरह की चीजें जो हैं आपकी सेंट्रल एशिया के अंदर भी होती हैं। सेम तरह की कहानी, इंडिया के अंदर भी लड़ाई चल रही है और सेंट्रल एशिया के अंदर भी लड़ाई चल रही है। वहां पे क्या हुआ कि जो खलीफा था, ठीक है, जो आपका जो खलीफा था वो टूट चुका था, डिसइंटीग्रेट हो चुका था, और वहां पे भी क्या हो रहा था कि वहां पे भी आप लोग अलग अलग अपना रूल एस्टैब्लिश कर रहे थे। और उनमें से इन खलीफात अंपायर के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट डायनास्टी थी जिनको हम कहते हैं तुर्क जो है ना, यानी तुर्किश इन्वेजन में लिखा है, तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। किन लोगों ने? तुर्किश लोगों ने। तो इनमें से एक बंदा था जिस बंदे का नाम था, शाबाश, क्या नाम था उसका नाम था अल्पतिजिन, ALPA लिखिए शाबाश, अगर आप में से कोई बंदा लिख सकता है ALPATITGIN। एक मिनट में रब करना चाहूंगा, ये चीजें ऊपर की चीजें आपको के लिए, इसको हम इस पूरे मतलब मैं ये चीज रब करूंगा बाद में, इस पूरे फेज को, जिस फेज में हम ये देख रहे हैं कि उतल फुतल, ठीक है, 700 AD से लेके 1200 AD के बीच में इस पूरे एज को कहा जाता है एज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन इंडिया। पॉइंट याद आ गया? ये ठीक है, शाबाश, याद रखिएगा। सतीश चंद्रा की जो बुक है NCERT, उसमें ये जो आपका ये टॉपिक जिस नाम से मेंशन है उसको नाम दिया गया है एज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन इंडिया। ये कहां से कहां तक होता है आपका? शाबाश, ये कहां से कहां तक होता है आपका? शाबाश, 750 से लेके
750 से लेके अप टू 1200 तक ये सारी चीजें यहां तक होती हैं, तो इसको हम एज ऑफ कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये सारी चीजें हो गई यहां पे, शाबाश। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, अर्ली मिडीवल यहां तक, ये इसको मैं रब कर लूंगा, ठीक, शाबाश। यहां पे एक चीज और याद रखिएगा कि अब क्या हो रहा था, अब जब इंडिया के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी, इंडिया के अंदर आपकी 3 मेन इंपॉर्टेंट डायनास्टीज आपस में लड़ रही थी, बीच में मोहम्मद बिन कासिम आके हमला बोल गए, ठीक है, बीच में चोलास जो है वो सेंट्रल अपने श्रीलंका वगैरह को जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है इंडिया के अंदर। सेम इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, सेंट्रल एशिया के अंदर भी ये सब चीजें हो रही होती हैं। सेंट्रल एशिया के अंदर क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो आपका खलीफात जो एम्पायर था वो भी आपका क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गया, और छोटी छोटी अलग अलग डायनास्टी जो हैं अलग अलग मूव करना स्टार्ट कर दी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट डायनास्टी, या यूं कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो बंदे थे खलीफात के अंदर, उनका नाम था तुर्किश। इन लोगों ने क्या काम किया, गजनी एक जगह है, गजनी, शाबाश, कहां पे है, गजनी एक जगह है आपके अफगानिस्तान में, तो यहां पे इन लोगों ने एक अपना एम्पायर, अब ये भी सीधी सी बात है कि इन लोगों ने भी क्या किया, सेंट्रल एशिया से ये लोग अब कहां की तरफ मुंह कर रहे हैं, इंडिया की तरफ मुंह कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी मैंने आपको एक चीज कही थी कि इंडिया की तरफ क्यों लोग ज्यादा आए, बिकॉज क्या प्रॉब्लम थी, शाबाश, इंडिया में क्यों लोग ज्यादा आ रहे थे, इंडिया रिच था, शाबाश, और किस नाम से इंडिया को जाना जाता था, शाबाश, किस नाम से, गोल्डन स्पैरो के नाम से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब जब वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो तुर्किश लोगों ने क्या काम किया, ये लोग भी अब इंडिया की तरफ, या हम यूं कह सकते हैं कि ईस्ट की तरफ इन लोगों ने मूवमेंट करना स्टार्ट की। जब ये लोग मूवमेंट करना स्टार्ट करते करते थे, ये अफगानिस्तान की जगह पहुंचते हैं, तो इन लोगों ने वहां पे अपना इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश किया। किन लोगों ने, तुर्किश ने क्या किया, अपना इंडिपेंडेंट किंगडम जो है एस्टैब्लिश किया, कहां पे, अफगानिस्तान में, और उस जगह का नाम क्या था, गजनी। अब किसने ये एस्टैब्लिश किया, किस बंदे ने एस्टैब्लिश किया, शाबाश, अल्पतिजन, शाबाश, लिखिए ALPATGIN, ALPATGIN, ALPATGIN। कब किया, 933 AD में, याद रखिएगा। इसको मैं रब कर दूं नीचे वाले को, ये रब कर दूं नीचे वाला, शाबाश। इस बंदे ने क्या किया, इसने अपना एक किंगडम एस्टैब्लिश किया, कहां पे, गजनी में, कहां पे, गजनी में। किस बंदे ने, इस बंदे ने। ये बंदा जो था, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि किंगडम तो वही, या बंदा अपने आप को स्ट्रांग वही करता है जिसकी विजन जो होती है बड़ी होती है, जो बड़ी सोच का मालिक होता है। अब इसका एक बेटा था जिसका नाम था सुबुक्तजन, क्या था, सुबुक्तजन, लिख लें, शाबाश, SUBUTA, लिख लें, शाबाश, ये चीज आपको कभी नीड पड़ेगी, सॉरी एक मिनट, शाबाश, SUPUTIGIN, SUBUTIGIN। ये बंदा तो जो था, इसका क्या था, बेटा था, और इसके आगे 2 बेटे थे, एक का नाम था महमूद और एक का नाम था, शाबाश, क्या था, इस्माइल, ठीक है। किसका, नींद नहीं करो, शाबाश, नींद आई है क्लास में आपको, बात समझ आ रही है सबको, सबको बात समझ में आ रही है, शाबाश। फिर नींद क्यों कर रहे हो आप लोग, शाबाश, क्यों कर रहे हो नींद आप, हाँ। अब क्या हुआ, शाबाश, यहां पे हम पहुंचे कि गजनी में एक एम्पायर एस्टैब्लिश किया तुर्किश के द्वारा। गजनी कहां पे है, आपके अफगानिस्तान में है, और वहां पे कौन बंदा, अल्पतिजिन जो है, ये 1933 AD में वहां पे एक अपना एम्पायर बनाता है। उसके बाद जब इसकी डेथ होती है, तो इस एम्पायर का हेड कौन बनता है, इसका बेटा, जिसका नाम था सुबुक्तजन। अब इस बंदे ने क्या किया, हालांकि इस बंदे ने इंडिया की तरफ अपना जो है आगे नहीं बढ़ा, ये हालांकि मसा ही वहां से, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि वहां से आके इसने अपने टांगे जो हैं वहां पे स्ट्रांग की, खड़ा की, तो इसने दाएं बाएं देखने की नीड नहीं की। अब अपनी किंगडम को चलाने के लिए सिंपल सी चीज है, जब भी आप में से कोई बंदा अपना घर बार बनाता है, आप में से कल बच्चा कोई शादी करेगा, और शादी करने के बाद उसको अपना घर चलाना होगा, तो घर चलाने के लिए आपने क्या काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो यही चीज इनके साथ होती है कि सुबुक्तजन जब ये इसका हेड बना, तो अब इसको अपने किंगडम को मेंटेन करने के लिए तो चाहिए ना चाहिए, कुछ तो चाहिए था। तो ये बंदा जो है अब कहां की तरफ मुंह करता है, इंडिया की तरफ मुंह करता है। और ये बंदा जो है जयपाल, इंडिया का एक यूं कहें कि हम यूं कह सकते हैं कि जयपाल एक रूलर था पंजाब का, तो ये उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहता है, ठीक है।
अटैक किया थोड़ा सा, हम यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसने क्या काम किया कि उस पर अटैक किया, कुछ वेल्थ वगैरह इकट्ठी की, लेकिन इतना ज्यादा जो है नहीं रहता है। उसके बाद इसकी डेथ होती है। उसके बाद जो है इनके दो बेटे, एक का नाम होता है महमूद और दूसरे का नाम होता है इस्माइल, और यही बाद में महमूद को टाइटल मिलता है महमूद ऑफ गजनी। याद रखिएगा, शाबाश। इसको क्या टाइटल मिलता है बाद में? महमूद ऑफ गजनी। अब इस बंदे ने क्या काम किया? महमूद ऑफ गजनी ने क्या काम किया? ये पैदा हुआ था आपका 1971 से लेके, इसका जो टाइम पीरियड है 1971 से लेके आपका 1030 तक, इसका ये टाइम पीरियड है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब इसकी बाप की बात की जाए, महमूद की बात की जाए, बाप की बात की जाए, तो ये महमूद से खुश नहीं था। हालांकि बड़ा बेटा इसका कौन था? महमूद था। होना क्या चाहिए था कि बाप के मरने के बाद मतलब कुर्सी पे कौन बैठना चाहिए था? महमूद। सीधी सी बात है, क्योंकि बड़ा वही था। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दौर की बात इस एक बुक में लिखा है सतीश चंद्रा ने कि अपने लाइफ के आखिरी दिनों में जो ये था, कौन आपका सुपुत्तिजन जो था, ये अपने बड़े बेटे महमूद से खुश नहीं था। और जब इसकी डेथ होती है तो ये अपना नेक्स्ट जो है किसको मानता है, सक्सेसर किसको बैठाता है? इस्माइल पे। इस्माइल जो है महमूद से छोटा होता है। लेकिन इस महमूद जो था ये थोड़ा सा इनकलाबी तरह का इंसान था, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या किया? इसने अपने भाई को मार दिया। महमूद का क्या किया? इसने किस्सा तमाम कर दिया। जब इसने किस्सा तमाम कर दिया किसका? महमूद का, तो ये खुद बन गया गजनी का क्या? हेड बन गया। गजनी अंपायर का क्या बन गया? हेड बन गया। अब ये बंदा जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का था, जिस तरह आप थोड़े से डिफरेंट हो, ठीक है। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट तरह का था। तो इस बंदे ने क्या काम किया? इस बंदे ने इंडिया के ऊपर रेड्स मारना स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिए? रेड्स मारना स्टार्ट कर दिया। हालांकि इसका कोई इस चीज में ये इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं इंडिया के ऊपर जाके कहीं पे किसी जगह पे अटैक करूंगा, उस टेरिटरी को अपने साथ एनेक्स करूंगा। एनेक्स करने का, रूल करने का कोई इसका वो नहीं था, मीन्स आइडिया नहीं था, और ना ही वो इंटरेस्टेड था इसमें, ठीक है। अब इस बंदे का एक ही था कि ये बंदा कह रहा था कि मैंने वहां से जितना हो सके वहां से क्या करना है? वेल्थ इकट्ठी करनी है, और मैंने क्या काम करना है? शाबाश, मतलब वेल्थ इकट्ठी करनी है, और मैंने अपने एम्पायर को स्ट्रांग करने के लिए, अपने एम्पायर को चलाने के लिए मैंने क्या काम करना है? वेल्थ इकट्ठी करनी है। इसका इतना ही एक मेन इंपॉर्टेंट पर्पस था। यहां तक सब चीजें क्लियर होगी। अब इस बंदे ने इस पर्पस के लिए क्या काम किया? इसने इंडिया पे 17 रेड्स किए। कितने रेड्स किए? याद रखिएगा, 17 रेड्स किए इसने इंडिया पे ऊपर। और इस बंदे ने क्या काम किया? महमूद ने 17 रेड्स किए इंडिया पे, शाबाश। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बंदे ने इंडिया को अपने कब्जे में नहीं लिया, सिर्फ पंजाब, जो आज की डेट में पाकिस्तान वाला जो एरिया है, पंजाब सिंध वाला एरिया, सिर्फ इसको अपने कब्जे में रखा। अब इसको क्यों अपने कब्जे में रखा? शाबाश। सवाल बनता है कि अगर ये बंदा इंडिया पे अटैक करने के पर्पज से नहीं आया था, इंडिया को अपनी टेरिटरी के साथ एनेक्स करने के पर्पज से ये इंडिया पे अटैक नहीं कर रहा था, फिर इस बंदे ने पंजाब को क्यों एनेक्स किया? पंजाब पे क्यों रहा ये? ठीक है, पंजाब में याद रखिएगा, पंजाब को इसने इसलिए एनेक्स किया कि पंजाब एक गेटवे था टुवर्ड्स इंडिया। शाबाश। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस क्लास से बाहर जाने के लिए हमारे पास ये गेट लगा हुआ है, दैट मीन्स गेट का होना इंपॉर्टेंट है। अगर गेट नहीं होगा तो हम क्लास से बाहर कैसे जाएंगे? तो सिंपल सी चीज याद रखिएगा कि इस बंदे ने क्या काम किया? इस बंदे ने पंजाब वाले एरिया को जो है अपने अंडर रखा, क्योंकि वो एक गेटवे था। वो जब भी अटैक करता था यहां से, ठीक है, गुजरात से, कन्नौज से, यूपी से अटैक करने के बाद पंजाब में जाके रेस्ट करता था, और उसके बाद वहां से जो वेल्थ था कहां की तरफ लेके जाता था? गजनी की तरफ लेके जा। चीजें समझ आ रही है ना सबको? शाबाश। अब इस बंदे ने क्या काम किया? इसने जो है अपने जो ये कारनामे, हम कह सकते हैं कि कारनामे, जो इसने अपने ये कारनामे हैं, ये बंदा कब स्टार्ट करता है? 1000 से 1000 जो है एडी ऑनवर्ड्स जो है ये अपना पहला अटैक करता है इंडिया के ऊपर, ठीक है। और पहला अटैक जो है ये 1000 में करता है, और उसके बाद ये अपना दूसरा अटैक जो है वो करता है जी आपका 1001 में, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ वाहिंद। शाबाश। मैं एक मिनट ये रब कर दूं यहां से, सॉरी यहां पे ये रब करते हैं जी। बातें समझ में आ रही है? चीज समझ में आ रही है? शाबाश। क्या हुआ? बैटल ऑफ शाबाश। ये इसका सेकंड मेन इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन, हम यूं कह सकते हैं कि दूसरा हमला, जिस हमले को कहते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद और बैटल ऑफ पेशावर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, बैटल ऑफ पेशावर। शाबाश। क्यों पेशावर क्यों कहेंगे इसको? शाबाश। कोई बंदा मुझे बता सकता है पेशावर कहां पे है? इसको बैटल ऑफ पेशावर क्यों कहेंगे? शाबाश। कोई बंदा मुझे बता सकता है आप में से?
एनीवन नेमिंग यू, प्लीज टेल मी। शाबाश। हाँ, शाबाश। कोई बंदा मुझे बता सकता है? सुनिए, अब क्या हुआ कि ये पेशावर या सिंध मुल्तान वाला जो एरिया है, ये पूरा हम यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो आज का डेट का पंजाब है, ये पंजाब वाला पूरा एरिया था। वहां पे हिंदूशाही, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे तब भी यहां पे था, वो लोग रूल कर रहे थे और आज भी यही लोग रूल कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये बंदा आया, कौन? महमूद जब आया तो महमूद ने क्या काम किया? महमूद ने जब अपना पहला एक्सपेंडिशन किया 1000 में, उसके बाद दूसरा मेन इंपॉर्टेंट इसका दूसरा वाला जो हमला था वो होता है आपका 1001 AD के अंदर, और ये जो है अब पंजाब के अंदर होता है और यहां पे हिंदूशाही डायनास्टी रूल कर रही होती है। और इस हिंदूशाही डायनास्टी का जो रूलर होता है उसका नाम होता है जयपाल। क्या होता है? जयपाल। जयपाला बोलो या जयपाल बोलो, जो आपको अच्छा लगे। जयपाल यहां पे रूलर था। इसकी और इसकी आपस में भीड़ होती है। शाबाश। कहां पे होती है? पेशावर में, जो आज की डेट में कहां पे है? पाकिस्तान में। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद, या यूं कह सकते हैं कि बैटल ऑफ पेशावर। इसमें क्या हुआ कि इस बंदे ने, महमूद ऑफ गजनी ने क्या काम किया? इसको हरा दिया, इसको डिफीट कर दिया। किसको? जयपाल को। अब जब जयपाल जो है, जब जयपाल को इसके हाथों हार मिलती है तो जयपाल क्या काम करता है? इस हार को या अपनी इस यूं कह सकते हैं कि डिफीट को जो है, उस शौक को ये बंदा जो है मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस बंदे ने क्या कर दिया? खुद को जला दिया। शाबाश। ये आपने कहां पढ़ा है? शाबाश। कहां से? किस बुक से? इसका मतलब आज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मुबारक है आपको। ये कब से? ये कब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने? हाफ में तो नहीं कोई आया आपको? कोई बंदा ख्वाब में तो नहीं आया आपको? देखो शाबाश, ख्वाब में कोई नहीं आएगा, ख्वाब में अपने आप को ही लाना है। सिर्फ ख्वाब में एक चीज रखो कि हम कब, मतलब वो चीज रखो अपने सामने कि हम कब बनेंगे, जो भी आपका एम होगा। ठीक है, जो भी आपका एम होगा, जरूरी नहीं है कि आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे होंगे, जो भी आपका एम होगा उस एम को, उस सपने को जो है आप अपने आंखों के सामने रख के रात को सो, रात को वही ख्वाब में आएगा और वही चीज, वही सपना आपका, वही जो आपकी जो ख्वाब होगी वो आपको सोने नहीं देगी, वो आपको बेचैन करेगी रात को। ठीक है, बेचैनी आपके अंदर होगी और वही बेचैनी जो है कल आपको आगे लेके जाएगी। तो ये चीजें जो है ख्वाब में वही चीजें रखा करो और वही मन बना के रात को सोया करो। ठीक है, शाबाश। तो यहां पे क्या होता है कि बैटल ऑफ वहिंद जो होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद आप याद रखिएगा, या बैटल ऑफ पेशावर भी इसको आप कह सकते हैं कि ये बैटल आपकी कहां पे होती है? पेशावर में होती है, जहां पे जयपाल जो है वो हार जाता है और वो अपनी उस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और उसके बाद वो अपने आप को जिंदा जला देता है। उसके बाद जयपाल का बेटा आनंदपाल वो जो है गद्दी पे बैठता है हिंदूशाही डायनास्टी के ऊपर। ठीक है, लेकिन फिर से क्या हुआ? अब ये बंदा जो है, आपको पता ही है कि ये बंदा थोड़ा सा डिफरेंट तरह का था। कौन? महमूद। अब महमूद ने क्या किया? अपना 6th एक्सपेडिशन जो है वो आप आनंदपाल पे करता है, जिसको हम कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ वहिंद। क्या कहते हैं? सेकंड बैटल। ये फर्स्ट थी, यहां पे ये चीज याद रखिएगा, ये फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद थी। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ जो है वहिंद वो कब होती है आपकी? शाबाश, वो होती है आपकी सेकंड बैटल ऑफ वहिंद जो है 1008 के अंदर। ठीक है, 1008 के अंदर जो है आपकी सेकंड बैटल ऑफ, या सेकंड बैटल ऑफ पेशावर भी आप इसको कह सकते हो। यहां पे क्या हुआ? अब इसने क्या काम किया? जयपाल ने क्या काम किया? जयपाल ने एक अलायंस बनाया। ठीक है, महमूद के इस ताकत को रोकने के लिए, महमूद को आगे आने से रोकने के लिए इसने क्या किया? अलायंस बनाया। दिल्ली का जो रूलर था उस टाइम के साथ, अजमेर का जो था, बाकी कन्नौज के जो लोग थे, हम यूं कह सकते हैं कि जयपाल ने एक अलायंस बनाया महमूद को रोकने के लिए। लेकिन महमूद इतना पावरफुल था, ये लोग इन टेक्निक्स में, ये लोग, इनकी मिलिट्री जो है इतनी एडवांस थी, इनकी टेक्निक्स इतनी एडवांस थी कि इसने उन सब के अलायंस को भी हरा दिया। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ वहिंद भी जो है वो भी कौन जीता है? आपका। ठीक है, ये भी कौन जीता है? आपका। शाबाश, महमूद जी लेता है। ठीक है, और इसके बाद होगी ये 2 3 4 इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशन जो है वो सोमनाथ टेम्पल पे होता है। शाबाश, सोमनाथ टेम्पल के बारे में मैंने आपको कल भी बनाया था। कहां पे है? शाबाश, 1 मिनट। शाबाश, कहां पे है टेम्पल आपका? सोमनाथ टेम्पल। हाँ, किश्तवाड़ में सोमनाथ टेम्पल। मैंने कहा किश्तवाड़ में कहां हो गया? सोमनाथ टेम्पल में जो है ये अपना 16th वाला जो है इंपॉर्टेंट मारता है। और कब मारता है? 1025 AD के अंदर।
याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। शाबाश। जिसकी वजह से बाद में इसको इंडिया के अंदर किस नाम से जाना गया? बाद में इसको इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही नाम से जाना गया कि ये प्लंडर। हालांकि मुस्लिम हिस्टोरियन जो हैं वो इसको हीरो मानते हैं। किसको? महमूद गजनी को, जो आपके मुस्लिम हिस्टोरियन हैं, जिन लोगों ने मुस्लिम टाइम पीरियड के अंदर जो हिस्ट्री लिखी है वो इसको हीरो मानते हैं। लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियन हैं वो इसको क्या मानते हैं? प्लंडर। बस सिर्फ एक ऐसा बंदा, चोर, और जो बंदा यहां पे आया उसने चोरी की, लूटपाट करने के बाद वापस चला गया। किसको? महमूद गजनी को। अब इस बंदे ने क्या किया? अपना 16th वाला जो हमला बोला वो इसने कब बोला? 1025 में। कब बोला? 1025 में। और कहां पे बोलता है ये बंदा ये हमला? सोमनाथ टेम्पल पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला। सोमनाथ टेम्पल पे इस बंदे ने क्या किया? अटैक किया। और यहां पे हिस्टोरियन कहते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियन का अलग अलग व्यू है। मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं, हर हिस्टोरियन का अलग अलग अपना अपना व्यू रहता है। कोई बंदा कुछ व्यू देता है, कुछ व्यू देता है। हुआ क्या कि इस व्यू के बारे में बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि इस बंदे ने बहुत ज्यादा तादाद में जो है यहां से सोना लेके गया। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल से सोना लेके गया। हालांकि सोमनाथ टेम्पल के बारे में, हालांकि उस टाइम पे मेडिवल की अगर बात करें तो, एंशिएंट की बात करें तो ये टेम्पल उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जो भी किसी भी बंदे के पास कोई ज्यादा वेल्थ हुआ करती थी, ज्यादा दौलत हुआ करती थी, तो वो अपने आप की इसकी प्रोटेक्शन के लिए कहां पे लाके रखते थे? टेंपल के अंदर। क्योंकि टेंपल सबसे सिक्योर प्लेस मानी जाती थी। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो मजहबी एतबार से देखें, जिस भी एतबार से देखें, तो आज की डेट में भी हमारे यहां क्या माना जाता है? सबसे पाक और साफ जगह हम मुस्लिम लोग किसको मानते हैं? मस्जिद को। और हिंदू लोग टेंपल को मानते हैं। तो हर बंदा यही सोचता है कि मेरी चीज जो है यहां पे क्या होगी? सेफ होगी। तो ये लोग अपनी उस टाइम पे वेल्थ, अपना पैसा, अपनी बाकी सब चीजें कहां पे रखते थे? इन टेम्पल्स के अंदर रखते थे। कहा गया है कि इसने जब सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया तो इसने बहुत सारी वेल्थ जो है वो क्या लेके गया? ये गजनी लेके गया। ठीक है, उसके बाद जब इसने सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किया तो ये वापस कहां चला जाता है? गजनी चला जाता है। लेकिन क्या हुआ कि ये रास्ते में जा ही रहा था तो जाट एक कम्युनिटी थी, उन लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया। लेकिन ये मरने से जो है हम यूं कह सकते हैं कि उससे बच गया। ये वापस जब गजनी जाता है और दूसरे साल फिर से वापस लौट के आता है कि इसने कहा कि इन लोगों ने मुझ पे अटैक किया तो इनको मैं क्या करूंगा? सबक सिखाऊंगा। ये फिर से आता है एक बार वापस मुड़ के, और जिन लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया था ये उनको भी मार देता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहां तक यार ये होते हैं इसके 17 रेड्स। कितनी? अब आपने याद रखना है कि कुल मिला के इस बंदे ने कितने रेड्स मारे इंडिया के अंदर? टोटल 17 रेड्स इसने इंडिया के ऊपर किए। कब से कब तक? 1000 से लेके 1027 तक। ठीक है, 1027 लास्ट वाला जो है ना वो जब आया था वो 1 साल बाद आया था। ठीक है, तो इस बंदे ने क्या काम किया? कुल मिला के आपके कितने एक्सपेडिशन मारे? शाबाश, 17 रेड्स मारे। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें क्लियर होगी। शाबाश, पता लग गया कि एम्पायर कैसे बना था, किसने बनाया था, और ये इंडिया में क्यों आए थे। शाबाश, सबको लग गया पता। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बंदा, इसकी जो डेथ होती है वो होती है 1030 एडी में। कब होती है? 1030 एडी में। बात क्लियर होगी यहां तक सब बच्चों को? शाबाश। कब होती है इसकी डेथ? अब 1030 में। शाबाश। अब क्या हुआ? ये लोग क्या काम करते थे? ये लोग अपने अंपायर को, शाबाश शाबाश, अब ये लोग क्या काम करते थे? ये लोग अपने जो भी हिस्टोरियन थे, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, एंशिएंट में भी जब हम लोग पढ़ रहे थे, जो भी रूलर्स थे उस टाइम पे, ये अपने साथ कुछ लोगों को लेके आते थे जो इनकी हिस्ट्री लिखा करते थे। तो इसके साथ भी 3 इंपॉर्टेंट लोग थे, याद रखिएगा। जो आपका गजनी था, इसके साथ भी 3 मेन इंपॉर्टेंट लोग थे, 3 मेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी जो इसके साथ थी। उसमें सबसे पहला था, जिस बंदे का नाम था, उसका नाम था फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी। लिख लें, शाबाश, FIRDAUSI, फिरदौसी। 1 मिनट में इसको रब करूंगा। शाबाश। कौन था? फिरदौसी। अब ये कौन था? शाबाश, कोई बंदा मुझे बता सकता है? आपने पढ़ा होगा। आकिब, शाबाश। ये क्यों आया था इसके साथ? याद रखिएगा, फिरदौसी जो था ये पर्शियन पोइट था जो इसके साथ था इस पूरे मामले के अंदर। जब इसने इंडिया पे अटैक किए, जब ये बंदा इंडिया पे अटैक करता गया, यहां इस पूरे जो इसका सफर था, जब ये रूलर बना, अगर हम बात करें जो इसका 30 साल का 1000 से लेके 1030 तक की अगर हम बात करें, तो इस पूरे 30 साल के सफर में जो ये बंदा जो है इसके साथ रहता है फिरदौसी। ये एक पर्शियन पोइट था। अब इसने एक किताब लिखी है, शाबाश, पोइट्री लिखी है, जिसका नाम था शाहनामा।
शाहनामा। क्या था? शाहनामा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट है शाहनामा। ये पर्शियन में है। शाबाश। पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। ये आपके केस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु रोट द शाहनामा। ठीक है, फिरदौसी जो है इस बंदे ने शाहनामा लिखा। कभी आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि शाहनामा किस लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, ये चीज भी पूछी जा सकती है आपसे, जो आपका शाहनामा है वो लिखा गया था किस बुक में? पर्शियन बुक में। हालांकि अभी आपकी इस जो एग्जाम, हम जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, शायद इस एग्जाम में ये चीजें पूछे जाएं, बट आपको एक बेड बनाने के लिए आप ना मेडिवल में जा रहे हो, आप एंशिएंट फेज से निकल के आप कहां जा रहे हो? मेडिवल फेज में जा रहे हो। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग है आपकी मेडिवल फेज का। जब आपकी स्ट्रांग, जो आपका शुरुआत, जब आप एक बेड आपका स्ट्रांग जाएगा, तब जाके जो है आपके आगे मेडिवल की बाकी दिल्ली सल्तनत की बात करें। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर आपकी 5 मेन इंपॉर्टेंट डायनास्टीज थी, जिसमें हमने स्लेव डायनास्टी को पढ़ेंगे, खिलजी को पढ़ेंगे, तुगलक को पढ़ेंगे, सईद को पढ़ेंगे और लोधी को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका मुगल एम्पायर आता है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद लेटर मुगल्स आते हैं, उनको पढ़ेंगे। लेकिन वो पढ़ने से पहले जरूरी था कि आपको यहां तक की कहानी पता होनी चाहिए, कैसे तुर्किश जो है इंडिया में आते हैं। अब जब सारी ये चीजें हो रही होती हैं, तो ये चीजें मैंने आपको फिर उसके बाद बताऊंगा। फिरदौसी के बाद एक और बंदा था अल बिरूनी, ALBERUNI। AL एक ही वर्ड है, ALBERUNI। अल बिरूनी जो था, इसका एक और बंदा था, शाबाश। ये बंदे की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, एक ब्रिलियंट स्कॉलर था। इस बंदे ने एक किताब लिखी, ताहकीक-ए-हिंद। ताहकीक-ए-हिंद, TAHQIQ, ताहकीक-ए-हिंद, HIND, हिंद, ताहकीक-ए-हिंद मीन्स के हिंदुस्तान की तारीख, इसके ऊपर तहकीक की, तारीख पे किस बंदे ने? पूछा जा सकता है यार, बात थोड़ा सा यहीं क्लास में रहो, आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि तारीख-ए-हिंद या ताहकीक-ए-हिंद, इसको आप तारीख-ए-हिंद भी कह सकते हैं और तहकीक-ए-हिंद भी कह सकते हैं। ये किसने लिखी है? अल बिरूनी ने। ये अल बिरूनी किसके साथ था? महमूद ऑफ गजनी के साथ था। उसके साथ एक और, उसके बाद एक और बंदा था, जिस बंदे का नाम था उतबी, UTBI। उतबी जो था, इसका कोर्ट हिस्टोरियन था। क्या था? कोर्ट हिस्टोरियन। शाबाश। कोर्ट हिस्टोरियन क्या होता है? एनीवन अमंग यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट हिस्टोरियन? मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में, जो इनके कोर्ट में बैठता था, इनकी जितनी भी अचीवमेंट्स थी, जितनी भी इनकी एक्सपेडिशन थे, जो लिखता था। ठीक है, ये था कोर्ट हिस्टोरियन। इसने क्या, कौन सी किताब लिखी? किताबुल यमनी, KITABA, किताब KITABA, किताबुल यमनी। शाबाश। किताबुल YAMNI। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई? शाबाश। हाँ, शाबाश। अब देखिएगा, जो अल बिरूनी था, कभी आपसे पूछा जाए कि ये फर्स्ट ऐसा मुस्लिम स्कॉलर था जिसने पुरानाज पढ़े थे। कौन से? अल बिरूनी। कौन से पुरानाज पढ़ा है हमने? वैदिक लिटरेचर नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है ना? उसमें हमने कहा था ना कि क्या वैदिक लिटरेचर में कौन सी बुक्स थी? पुरानाज। तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर होगी। शाबाश। अब ध्यान दे मेरी तरफ ध्यान दे। शाबाश। अब क्या होता है? अब होता क्या है, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई कि किस तरह से मुस्लिम इंडिया, या यूं कहें कि किस तरह से मुस्लिम इन्वेजन जो है यहां पे होते हैं, और उस टाइम पे इंडिया की हालत क्या होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपने याद क्या क्या रखना है इसमें, इस पूरी कहानी में, जो अभी तक की पूरी कहानी हुई, इस पूरी कहानी में आपने ये याद रखना है कि जो ही शॉर्ट और सिंपल में याद रखिएगा, रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूंगा। किताब और पेन जो है नीचे रख दें, यहां की तरफ देखें। शाबाश। हुआ क्या, जब आपका गुप्ता अंपायर का डिक्लाइन होता है और आपका माइटी अंपायर जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पे यूं कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है इंडिया के अंदर, और इसी तरह की कुछ चीजें कहां पे होती हैं? आपके सेंट्रल एशिया के अंदर। यहां पे इंडिया में ये चीजें हो रही हैं, और वहां पे कहां पे हो रही है? सेंट्रल एशिया में ये चीजें हो रही हैं, जिसका फायदा मिला मुस्लिम इन्वर्टर्स को, मुस्लिम लोगों को, जिन लोग यहां पे आए। हुआ क्या कि मोहम्मद बिन कासिम पहला बंदा है जो इंडिया में आता है, जो अटैक करता है कहां पे? मुल्तान एंड सिंध पे। वहां पे कहानी क्या हुई थी? वहां पे मैंने कहानी कह दी कि वहां पे राजा दायर थे। राजा दायर ने क्या किया था? वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा थी अरब मर्चेंट्स के ऊपर, जिसके चलते इराक का जो गवर्नर था, जिसका क्या नाम था? अल हिजाज। और अल हिजाज का आगे से सन इंदा था मोहम्मद बिन कासिम। और तो वो अल हिजाज जो है मोहम्मद बिन कासिम को कहां भेजता है? आपके
सिंध में भेजता है। और जब वो सिंध में आया तो सिंध में आके उसने राजा दाहिर को हरा दिया और यहां पे उसने अपना किंगडम जो है एस्टैब्लिश किया। वो बंदा आगे की तरफ नहीं आया। दैट मीन्स कि वो इंडिया की तरफ उसने जो है मर्ज नहीं किया, वहीं तक महदूद रहा। वहीं पे उसने कुछ चेंजेस लाई, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस लाई, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक की उसने कि उसने जजिया टैक्स को इंपोज किया, जो चीज आपसे पूछी जा सकती है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि जजिया टैक्स को फर्स्ट टाइम इंपोज किया गया इंडिया के अंदर। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। फिर जजिया टैक्स के ऊपर हम फिर आगे पढ़ेंगे कि तुगलक के टाइम पे क्या हुआ, बाबर के टाइम पे क्या हुआ, अकबर ने इसको फिर कैसे हटाया, फिर उसको औरंगजेब ने फिर कैसे लगाया, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यही चीजें सब होती हैं। जब मैंने आपको कहा कि सेंट्रल एशिया के अंदर ये सब चीजें हो रही थी, जो आपका सेंट्रल एशिया का हम यूं कह सकते हैं कि जो बगदाद के अंदर सीट ऑफ खलीफा जो था, वो पूरा आपका ये खिलाफत वाला जो अंपायर था, ये भी क्या हो गया था? डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब इसके डिसइंटीग्रेशन से क्या हुआ कि ये लोग भी अब अलग अलग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे। तो उसमें एक यूं कह सकते हैं कि तुर्किश लोग जो थे, यूं वॉरियर थे और बहुत ज्यादा तेज थे। इन लोगों ने क्या काम किया? इन लोगों ने थोड़ा ईस्ट की तरफ आना स्टार्ट किया। और जब ये ईस्ट की तरफ आए तो अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। गजनी में जब ये पहुंचे तो अल्पतिन जो था, इसने 1933 एडी में यहां पे अपना एक एम्पायर एस्टैब्लिश किया। ठीक है, शॉर्टकट में बताऊंगा। उसके बाद इसका बेटा सुबुदीन बनता है, वो इंडिया की तरफ अपनी निगाहें करता है लेकिन कामयाब नहीं होता है। उसके बाद इसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है इस्माइल, एक का नाम होता है महमूद। महमूद का जो टाइम पीरियड है वो 971 से लेकर 1030 तक है। ये बंदा जो है इससे बाप खुश नहीं होता। बाप इस्माइल को, जो उसका छोटा भाई होता है, उसको हेड बना देता है, लेकिन ये क्या काम करता है? उसका काम तमाम कर देता है और ये खुद से रूलर बन जाता है। और जब ये रूलर बना, जब ये हेड बना, तो इस बंदे ने क्या काम किया? इंडिया पे कुल मिला के 17 रेड्स किए। ठीक है, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद जो होती है वो होती है, सेकंड बैटल ऑफ वहिंद होती है, और उसके बाद सोमनाथ टेम्पल का पूरा कहानी होती है। ये सारी आपको चीजें समझ में आ गई। अब महमूद ऑफ गजनी के बाद एक और इंपॉर्टेंट इन्वेडर आता है जिसको हम कहते हैं मोहम्मद गोरी। यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। किसी भी बंदे को कोई डाउट कि किस तरह से तुर्किश और अरब का कंक्वेस्ट हुआ, जो मैंने आपको पहले दो हेडिंग्स में जो टॉपिक मैंने दिया था कि अरब कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया एंड तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया एंड द ड्यूरिंग द ऑन द इन्वेजन ऑफ इंडिया ऑन द इंडिया बाय तुर्किश, उस टाइम पे इंडिया की किस तरह की हालात थी, ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई। शाबाश। यहां तक किसी भी बंदे को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? शाबाश। कोई बंदा क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है? शाबाश। हाँ, शाबाश। कोई बंदा? अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप जब इसने यहां पे इसकी 1030 में डेथ होती है और उसके बाद इस बंदे के इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स होते हैं, जिसमें आपका फिरदौसी था जिसने शाहनामा लिखा, उसके बाद आपका अलबरूनी था जो एक इंपॉर्टेंट बंदा था जिसने तहकीक की हिंद एक बुक लिखी, और उसके बाद उतबी जो इसका कोर्ट हिस्टोरियन था, इसने किताबुल यमनी एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी। ठीक है, शाबाश। ये सारी चीजें जो हुए इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहां तक किसी भी बंदे को कोई भी क्वेश्चन? शाबाश। कोई बंदा मुझे बताए किसी भी बंदे को यहां तक कोई डाउट? हाँ, अब कल हम देखेंगे गोरी को। सर, गोरी आपने बताया था वो इस्माइल और वो महमूद जो है, इसने फिर इसको मारा था या फिर इसने खुद ही रूल किया था? किसने? इस्माइल ने। नहीं, हुआ क्या कि इसका जो ये ना, ये तो जो बाप था सुबुदीन जो था, ये इसका बेटा था। इस बंदा, ये जब बंदा गजनी के तख्त पे बैठता है तो इस बंदे ने क्या काम किया? इस बंदे ने फिर थोड़ी सी निगाहें जो है इंडिया की तरफ मारी। कहने का मतलब है इसने सोचा कि मैं इंडिया को एनेक्स करूं या इंडिया से जो है वेल्थ लेके आऊं, जो है अपने किंगडम को स्ट्रांग करूं। लेकिन क्या हुआ कि ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसके दो बेटे थे, एक का नाम था महमूद और एक का नाम था इस्माइल। महमूद इसका बड़ा बेटा था, इस्माइल इसका, सॉरी हाँ, इस्माइल, महमूद बड़ा था, इस्माइल छोटा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में था तो ये महमूद से खुश, जैसे आज की डेट में भी होता है कि आपके बाप आपसे खुश नहीं होते क्योंकि आपके कारनामे ऐसे होते हैं, है ना। आप लोगों के कारनामे ऐसे होते हैं कि आपके माँ बाप जो हैं आपकी आखिरी जिंदगी में खुश नहीं होते। उसके पीछे कारण क्या है? मतलब जब आप शादी करते हो ना, फिर आप अपनी ही दुनिया में चले जाते हो, फिर आप कहते हो कि बूढ़ा बेचारा जो है आप जहां मर्जी रहे, ठीक है। लेकिन वो नहीं करना आपने, ठीक है, वो चीजें नहीं करनी है आपने, क्योंकि माँ बाप जो है वो आपका, वो मतलब उसकी औलाद ही बाद में उसके बुढ़ापे में उसका इकलौता सहारा होती है, ठीक है। उसको हर एंगल से वही दिखता है, उसका यूं कहें कि उसका माँ बाप, उसका सब कुछ उसका औलाद होती है। लेकिन फिर वही औलाद बुढ़ापे पे अपने माँ बाप को छोड़ दे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जवानी में लोग अपने माँ बाप को नहीं मानते, है ना। आप में से कौन कौन बंदा नहीं मानता? माँ बाप की कदर करना एक, मतलब यूं कहें कि अवलियन फर्ज में से एक फर्ज है, ठीक है।
माँ बाप की कदर नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। याद रखिएगा, माँ बाप की कदर किया करो। और इस महमूद पागल ने भी क्या किया, अपने बाप की कदर नहीं की। अब बाप ने कहा कि अब मैं तुझे सबक सिखाता हूं। इसने कहा भाई तू जा, मैं तुझे बादशाह नहीं बनाता हूं, मैं अपनी किंगडम के अंदर तुझे हिस्सा नहीं देता हूं। इसने अपने छोटे बेटे को, जिसका नाम इस्माइल था, इसको तख्त पे बैठा दिया। लेकिन महमूद आपकी तरह चलाक, इसने कहा इस्माइल क्यों रूल करेगा, रूल तो मैं करूंगा, बड़ा बेटा तो मैं हूं, हक तो मेरा है। इसने क्या काम किया, इस्माइल को मार दिया। शाबाश, इस्माइल को इसने मार दिया। क्या हुआ, मजीद क्या कहते हैं, हाँ क्या हुआ? सर इस्माइल नहीं, मैंने कब बोला? सर आपने बताया ना कि इस्माइल ने महमूद को मारा। बड़े महमूद तो मैं इतने देर से चला रहा हूं कि महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी। कितनी बार मैंने कह दिया, कितनी दफा मैंने आपको कह दिया कि महमूद ऑफ गजनी? हाँ, मैंने कितनी दफा आपको ये चीज कही? सर टेम्पल गुजरात में, हाँ गुजरात में। हाँ क्या बोल रहे हो? आपको मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में? सर आपने बताया जो इस्माइल ये छोटा भाई था इसका महमूद का, फिर इसने इस्माइल ने महमूद को मारा। यही बोला था मैंने। ये सर आपने बोला। हो सकता है एक टाइम पे मैंने ये चीज बोली हो शायद उस टाइम पे, लेकिन बाद में तो मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी। वो ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी, फ्लो में ये चीज नहीं है, इतना हम बोल रहे हैं। अच्छा आप कह रहे कि कोई बात नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि लेकिन आपने अपने जहन से ये चीज लड़ानी थी ना कि इस्माइल का नाम उसके बाद कहीं आया ही नहीं, है ना। इस्माइल को कहीं हमने किसी कहानी में लाया ही नहीं, कोई इसको कैरेक्टर हमने दिया ही नहीं, है ना। हो सकता है कि उस एक टाइम पीरियड में मैंने आपको ये चीज बोली हो, शायद मैं वहां पे स्लिप ऑफ टंग हुआ हो मुझसे तो। लेकिन याद रखिएगा कि महमूद ने इसको मारा, इस्माइल को मारा, ठीक है। बाद में सारी चीजें जो होती हैं महमूद गजनी की होती हैं। हम आप कल जो है कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे गोरी का, और किस तरह से गोरी के बाद में जो लोग होते हैं वो एम्पायर पे बैठते हैं, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर? शाबाश।